अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो 4 हफ्तों के एसईओ मास्टरी क्लास की आज आखिरी क्लास है। उम्मीद है आप लोगों ने जो है जो चीज़ें सीखी हैं जानी हैं उनको प्रैक्टिस किया होगा। तो प्रैक्टिस करने के साथ साथ जो है असल चीज़ क्या होती है कि एक अक्लमंद के लिए मैं उसकी लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। मेरा एक आर्टिकल है तो इस सिलसिले में कि हाउ टू क्रैक एन एसईओ जॉब। तो उसमें से एक लास्ट स्टेप ये होता है कि सब प्रैक्टिस करने के बाद आपको एंट्री लेने के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस के जवाब तो देने पड़ेंगे। एट द एंट्री लेवल यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो उन क्वेश्चंस को जो है आंसर करने के लिए मैक्सिमम चीज़ें तो आपको मालूम रहती सो हैं, लेकिन इंटरव्यूअर को मालूम नहीं होता है कि आपको मालूम है या नहीं मालूम है। तो वो जानने का पहला तरीका क्या होता है कि जो है कि वो आपसे बात एसईओ के मुतालिक क्वेश्चंस करता है। तो ये मैंने थोड़े क्वेश्चंस रैंडमली जमा किए हैं इंटरव्यू के, और इसमें से बहुत सौ के जवाब आपको मालूम होंगे, लेकिन क्वेश्चन करने पर स्पॉन्टेनियस आंसर देना ये चीज़ ज़रूरी होता है। नहीं यस आई नो बोले तो बात नहीं होती। हाँ व्हाट इज़ एन एसईओ बोले तो हमको वही नहीं मालूम। क्या बोले तो एसईओ क्या से जॉब के लिए जा रही। एसईओ बोले तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके डिफाइन इट। आई डोंट नो। नहीं वो जो है लिंक बिल्डिंग करना है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये तमाम चीज़ें क्या हो रही। आप जो है सिर्फ बाउंड्रीज पर जो है जॉब दे रही, आप टू द टॉपिक जॉब नहीं दे रही। तो आपको जो क्वेश्चन किया गया है उसका आंसर देना है। लाजिम है इंटरव्यू आपका इंग्लिश में होगा, तो वो हिसाब से आप प्रिपेयर कर लें। आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस जो है बहुत से मिल जाएंगे। तो पहली चीज़ तो हमको समझना है क्वेश्चंस, तो समझे हुए रहना है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यू शुड आंसर स्पॉन्टेनियस। ऐसा नहीं कि बट्टी मारकर चले गए और जवाब दे दिए। आपके जहन में वो बात रहना और वो आप अपने अल्फाज में इंग्लिश में सामने वाले को बता सकना। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल। तो आपको टॉपिक पर महारत है, साथ में इंटरव्यू क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस कर ली, तो इंशाल्लाह आप जॉब को जो है ग्रैब कर सकते हैं। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। तो एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन लाजिमन है व्हाट इज एसईओ। तो आप बोल सकते हैं एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप ये कह सकते हैं इट इज द प्रोसेस of increasing a site's visibility when people search for products or services related to your business in search engine। सर्च इंजन में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में लोगों ने जो सर्च किया है उस पर अपनी वेबसाइट को दिखाना का जो प्रोसेस होता है उसको एसईओ कहते हैं। यही है ना, इसके अलावा क्या है? वही तो काम होता है सर। एसईओ का काम ही ये होता है कि आपकी वेबसाइट गूगल में या सर्च इंजन में विजिबल हो। हर एक को तो नहीं दिखेगी, दिखेगी किनको? जो आपके वेबसाइट का टॉपिक है यानी प्रोडक्ट्स है सर्विसेज है, वो सर्च होने पर आपकी साइट भी विजिबल हो। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। जस्ट गिव मी ए मिनट। फिर व्हाई इज एसईओ इंपॉर्टेंट टू बिजनेस। अब एसईओ इंपॉर्टेंट कहीं को है भाई बिजनेस के लिए। आपको मैं एसईओ के लिए क्यों हायर करूं, क्यों एसईओ इंपॉर्टेंट है? तो सिंपल, एसईओ क्या करता है? आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता है। आपके पीछे का जो आंसर था, आपकी वेबसाइट को जो है गूगल में रैंक में लाता है, बस वही इंपॉर्टेंस है। बिकॉज एसईओ ऑप्टिमाइजेस बिजनेस विजिबिलिटी ऑनलाइन। बिजनेस की विजिबिलिटी ऑनलाइन लाता है, और ये मशहूर है जो गूगल पे नहीं है वो दुनिया में नहीं है। तो आपके बिजनेस को गूगल पर आना है तो आपको दुनिया ये देखना करना पड़ेगा। और इससे पहले आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा कि उसमें मैंने बताया था कि खाली आप वेबसाइट बना लेंगे तो वो आपका विजिटिंग कार्ड है, उससे और कुछ भी नहीं होता। आप रुखा छपा लिए, छपा के किसी को भी नहीं दिए तो रुखा लोग आते दावत में देने के लिए क्या होता है ना, लोगों के पास जाना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। कोई दूर हो तो व्हाट्सएप पर देकर कॉल कर कर इत्तला करनी पड़ती है। तो ये तमाम तरीके हैं किसी को दावत में मदऊ करने के। तो सिर्फ जो है या दुकान खोल ली दरवाज़ा बंद रखे, किसी को नहीं मालूम कि यहाँ पर कहीं की दुकान है। तो इसी तरह आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ती है, उसमें से एक एसईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ कीवर्ड। छोटा सा नहीं, कीवर्ड रिसर्च नहीं, 2 क्लास 3 क्लास कीवर्ड रिसर्च पर किए, उसके बाद जो है रोजाना कीवर्ड रिसर्च कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ देर ही सही लेकिन कर रहे होंगे, लेकिन यू डोंट नो व्हाट इज अ कीवर्ड।
कीवर्ड रिसर्च के जो है उसमें तो तफसील से आया था, फिर भी देखिए कीवर्ड्स आर द टर्म्स एडेड टू कंटेंट इन ऑर्डर टू इंप्रूव रैंकिंग फॉर दोस टर्म्स। कीवर्ड्स जो है बस टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है जो आपके कंटेंट में ऐड किए जाते हैं, जिसकी वजह से वो वर्ड्स या वो टर्म्स को जो है उनकी रैंकिंग इंप्रूव की जा सके। लाजिम बात है, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कीवर्ड इन एसईओ। जब उन कीवर्ड्स को हम रैंक करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट के रैंक होने में कीवर्ड्स का बड़ा दखल होता है। व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एसईओ टेक्निक्स। तो बहुत से होते हैं, ऑन पेज एसईओ होता है, ऑफ पेज एसईओ होता है, टेक्निकल एसईओ होता है, व्हाइट हैट एसईओ होता है। हमने हमारे कोर्स में जितनी चीजें सीखी हैं उसको व्हाइट हैट एसईओ कहते हैं। और एक भाई आते हैं ब्लैक हैट एसईओ, अनएथिकल टेक्निक्स इस्तेमाल करना, इलीगल टेक्निक्स इस्तेमाल करना अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, उसको कहते हैं ब्लैक हैट एसईओ। और गूगल पकड़ लेगा तो आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मारेगा, चार्जेस नहीं। आप रॉन्ग साइड जा रहे हैं, पुलिस वाला नहीं पकड़ा, बच के निकल गए, लेकिन पकड़े गए जाएगा चालान पड़ेगा। नहीं, विदाउट हेलमेट जा रहे, नहीं पकड़े, बच गए, पकड़ लिए तो चालान पड़ेगा। उसी तरह ब्लैक हैट एसईओ में जो है, जैसा लिंक परचेज है कि आप जो है बैकलिंक परचेज कर रहे हैं, ये ब्लैक हैट एसईओ है। आप क्या कर रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग कर रहे हैं, यानी आपके जो है टेक्स्ट में जो है कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल करें, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बाज़ जगह क्या करते हैं, बैकग्राउंड वाइट है तो जो है टेक्स्ट भी जो है वाइट, टेक्स्ट का कलर भी वाइट कर देते और वहाँ पर कीवर्ड स्टफ कर देते। लोगों को पढ़ने में तो नहीं आ रहा लेकिन वहाँ पर मौजूद है। ये तमाम चीज़ें जो है और इस जैसी चीज़ें जो अनएथिकल हैं उसको ब्लैक हैट एसईओ कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। आपको मालूम है ऑन पेज एसईओ बोले तो वो काम जो आप वेबसाइट पर रहकर करते हैं। ऑन पेज एसईओ में क्या आ गया, साइट टाइटल आ गया, मेटा टैग आ गया, मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, कंटेंट आ गया, कीवर्ड रिसर्च आ गया। ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, ऑन साइट पे हो गई। ऑन पेज, ऑफ पेज में क्या हो गया, आपके बैकलिंक आ गया, लिंक बिल्डिंग आ गया, गेस्ट पोस्टिंग आ गया, सोशल मीडिया शेयर आ गए। ये तमाम चीज़ें क्या हो गई, क्योंकि वेबसाइट के बाहर है इसलिए वो ऑफ पेज में आ गई। उसके बाद है नेम डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड इन ऑफ पेज एसईओ। अभी आपको बता दिया, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, बैकलिंक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ व्हाट इज एन आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक नाम ही बता रहा, जो लिंक, द लिंक दैट पॉइंट्स फ्रॉम योर वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, वो लिंक जो आपकी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को पॉइंट कर रही है। यानी आपने एक बड़ा आर्टिकल लिखा और वो आर्टिकल में जो है कहीं पर आपने AHREF के टॉपिक को जो है मिनवान नकल कर दिया, तो वहां पर आपने लिंक दे दिया AHREF की वेबसाइट को, तो ये आउटबाउंड लिंक हो जाएगी आपकी वेबसाइट के लिए। व्हाट इज कीवर्ड डेंसिटी, अच्छे से समझो, ये वर्ड हम लोग यूज नहीं किए। आपने योस्ट में देखा होगा कि कीवर्ड डेंसिटी का वो एरर देता है बाज़ वक़्त, नहीं देखा होगा तो समझिए। कीवर्ड डेंसिटी इज ए मेट्रिक दैट टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली ए कीवर्ड इज यूज्ड विद इन ए पीस ऑफ कंटेंट इन रिलेशन टू द ओवरऑल वर्ड काउंट। नहीं समझ में आया भाई, आपका आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का, उन 1000 वर्ड्स के आर्टिकल में आपने कीवर्ड कितनी मर्तबा इस्तेमाल किया, कितने परसेंटेज। आपका आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का और आपने जो है 10 वक्त कीवर्ड इस्तेमाल किया तो उसकी कीवर्ड डेंसिटी हो जाएगी 1%। आपका आर्टिकल है 1000 वर्ड्स का और आपने उस कीवर्ड को जो है 20 मरतबा इस्तेमाल किया तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी हो जाएगी 20%, 2% सॉरी। तो कीवर्ड को जो है ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं करना। बाद आर्टिकल्स होते हैं 200-300 वर्ड्स के, उसमें आप 6 से 7 वक्त कीवर्ड इस्तेमाल कर लेंगे तो कीवर्ड डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। जी भाई, किसी को सवाल हो तो पूछें। कीवर्ड डेंसिटी कितना, मतलब कितना परसेंटेज है तो सही है? तो बस 1%, 2% से ज्यादा नहीं जाना। देखिए अगर कहीं ज्यादा भी हो गया, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम आर्टिकल जो हम लिखेंगे हम सर्च इंजन के लिए नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजर्स के लिए। तो जहां वो वर्ड इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट दिखा है इस्तेमाल करेंगे, और जहां नहीं इस्तेमाल करना अप्रोप्रिएट नहीं है नहीं करेंगे। अब हम क्या करते हैं, एक खुद कीवर्ड रिसर्च, एक टॉपिक पे आपको लिखना है, एक आपका फोकस कीवर्ड या की फ्रेज हो गया, अब उसको जो है हम 10 बार इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारा आर्टिकल रहता है 200 वर्ड का, तो टू मच हो जाएगा। योस्ट नीचे कहेगा आपको नहीं बस कर दे भाई, बस कर दे, नहीं, दैट इज टू मच।
नहीं, ट्राई टू रिड्यूस इट बोल के कहता है। नहीं, टू मच, बहुत हो गया नहीं, ज़्यादा खा लेंगे क्या होगा। वही एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो ये देखो ब्रैकेट्स में जो है आपको मैं रेफरेंसेस दे दिया हूँ कि मैंने ये अगर कहीं से मिनवान नकल किया है तो कौन सी वेबसाइट से है। वही आपकी वेबसाइट्स भी होंगी जिनको आप फ्यूचर में फॉलो करेंगे। ये AHREF से, वो तो आप उससे वाकिफ हैं। देखो ये नया वर्ड है, व्हाट इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, बिल्कुल नया है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी रिफर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स और फ्रेजेस और हाउ क्लोज कीवर्ड्स आर टू ईच अदर विद इन ए बॉडी ऑफ टेक्स्ट। देखो भाई, एक आपने जो है कुछ कंटेंट में जो है दो वर्ड्स इस्तेमाल करे या दो फ्रेजेस इस्तेमाल करे, तो उन दो वर्ड्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, जो है एक वर्ड का डिस्टेंस है, टू वर्ड का डिस्टेंस है, वो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है, वी सेल ब्लू विजेट्स एट ए प्राइस यू कैन अफोर्ड। ऑल ऑफ आवर अफोर्डेबल विजेट्स कम इन शेड्स ऑफ ब्लू। दोनों में बात क्या आ गई कि ब्लू विजेट्स आप बना रहे हैं और अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो अगर ये दो सेंटेंसेस है, गूगल को अगर इसको रैंक करना है तो पहले वाले को रैंक करता है दूसरे के मुकाबले में, यानी प्रायोरिटी पहले वाले की होगी। क्यों? यहाँ पर ब्लू और विजेट्स के दरमियान जो है बिल्कुल जो है एक के बाजू एक हैं, और यहाँ पर जो है विजेट्स और ब्लू के दरमियान थोड़ा डिस्टेंस है। तो द फ्रेज ब्लू विजेट्स हैव बेटर कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी इन द फर्स्ट एग्जांपल देन इन द सेकंड, एज द वर्ड्स आर क्लोजर टू ईच अदर। वर्ड्स एक दूसरे के करीब हैं। इफ ऑल एल्स वर इक्वल द फर्स्ट एग्जांपल वुड रैंक हायर देन द सेकंड। बात समझ में आई? कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बोले तो दो आपके जो है रैंकिंग जो कीवर्ड्स हैं उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, दोनों करीब होंगे तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और इट डिपेंड्स ऑन सेंटेंसेस, ठीक है ना, कि बस एक मेट्रिक को लेकर बात पूरी नहीं होती। इट डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट क्वालिटी, वो तमाम चीज़ों के साथ साथ अगर इन ऐसे दो एग्जाम्पल में से आपको कौन सा भी लिखना है तो फर्स्ट वाला ज़्यादा बेहतर है सेकेंड वाले के मुकाबले। इसीलिए एक्टिव वॉइस जो है पैसिव वॉइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। पैसिव वॉइस में वर्ड्स ज़्यादा होते हैं नहीं। तो ये योस्ट जो एरर्स देता है, जो वार्निंग्स देता है एसईओ में, रीडेबिलिटी में, टाइटल में, वो तमाम चीज़ों को गौर से देखना। ऐसे ही नहीं बस जैसे एडिट कर दिया वो जहन नशीन हो जाना। व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी, ये हमको एसईओ डिफिकल्टी और कीवर्ड डिफिकल्टी बोल के देखे हम। KD evaluates how hard it would be to rank on the first page of Google for a given keyword. कीवर्ड डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है कि वो गिवन जो कीवर्ड है आपका, उसको फर्स्ट पेज पर गूगल के रैंक करने के लिए कितना मुश्किल होता है। तो वो देखें आप, जो है 0 से लेकर 100 तक उसकी रेटिंग होती है। 40 के नीचे जो होता है उसको रैंक करना आसान होता है। दूसरे मैट्रिक्स भी आते हैं प्ले में, जैसा कि आपके बैकलिंक्स वगैरह हैं, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी 40 के नीचे हो तो थोड़ा चांसेस ज़्यादा हैं। 40 के ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे रैंक करना मुश्किल होते जाएगा। व्हाट इज अ लैंडिंग पेज, नहीं ये अब तक नहीं आया। डिजिटल मार्केटिंग की क्लास के कोई क्लासेस देखे होंगे तो वहाँ पर आया हुआ है। लैंडिंग पेज क्या होता है आप गूगल करके देखना। तो जो एडवर्टाइजमेंट के पेजेस आते हैं ना, एड्स, उसको क्लिक करेंगे तो एक आपको एक पेज पर ले जाता है। वहाँ पर क्या होता है, कोर्स की डिटेल होती है, फॉर्म होता है और कॉल टू एक्शन सबमिट बटन होता है। ठीक है, ज्वाइन नाउ, क्या बोलते हैं, बाई नाउ, ऐसे चीज़ें होते हैं। उसके अलावा आप ऊपर नीचे देख लेना कौन सी भी दूसरी लिंक नहीं होती, यानी होम, अबाउट अस, ये लिंक नहीं होती। लैंडिंग पेज उन तमाम चीज़ों से खाली होता है। और लैंडिंग पेज का मकसद ये होता है कि उसमें एक ही कॉल टू एक्शन होना, वो बिल्कुल अट्रैक्टिव होता है, तो उसको लैंडिंग पेज कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, इट इज ए स्टैंड अलोन पेज दैट इज क्रिएटेड फॉर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। व्हाट आर मेटा टैग्स? मेटा टैग्स आर स्निपेट्स ऑफ कोड्स दैट टेल सर्च इंजन्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब पेज। मेटा टैग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये एक कोड के टुकड़े होते हैं जो सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के बारे में या वो उस वेब पेज के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। जैसे टाइटल टैग है, वो भी मेटा टैग आता है। उसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन भी आपने देखा, वो भी मेटा टैग होता है। जैसे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ए टाइटल टैग ऑन ए वेबसाइट? भाई टाइटल टैग
आपकी वेबसाइट का जो है बिल्कुल फर्स्ट इंप्रेशन है। क्या अहमियत होगी? बिल्कुल ना, टाइटल टैग्स हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड व्हाट द पेज इज अबाउट। सर्च इंजन की भी मदद करता है और यूजर की भी मदद करता है। नहीं, टाइटल टैग अच्छा होगा तो आपके क्लिक रेट्स भी ज्यादा होते। नेम द इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स इन एसईओ एंड मेंशन देयर कैरेक्टर लिमिट्स। इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स में से साइट टाइटल आ गया, 40 से लेकर 60 तक होती है उसकी लिमिट। उसी के साथ साथ जो है आपको मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, उसकी 140 से 160 लिमिट होती है। व्हाट इज ए SERP? नहीं, ये शायद नया है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज। SERP का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्च इंजन रिजल्ट पेज। आप गूगल करने के बाद या जो भी बिंग यूज करें तो बिंग करने के बाद उसमें सर्च करने के बाद जो भी वेबसाइट पर बताता है, चाहे ऑर्गेनिक रिजल्ट हो चाहे पेड रिजल्ट हो, उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज बोलते हैं। व्हाट आर द मेजर गूगल रैंकिंग फैक्टर्स? रैंकिंग गूगल के जो है मेजर फैक्टर्स क्या है? नंबर 1 बोल लीजिए या विदाउट तरतीब है ये। बैकलिंक्स है, रेलिवेंस है, टॉपिक के हिसाब से आपका पेज रहना, फ्रेशनेस है, अच्छा ताज़ा कंटेंट रहना, HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल रहना, मोबाइल फ्रेंडलीनेस इंपॉर्टेंट है। आजकल 90% सर्चेस जो होती है मोबाइल से होती है, लैपटॉप और डेस्कटॉप पर बहुत कम होती है। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल के मुताबिक नहीं है तो फिर आपको परेशानी होगी। पेज स्पीड, और एक क्या आ जाता है इसमें? पेज स्पीड आता कि जो तेज होगा वो बेहतर होगा। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं शायद, तो हाथ उठाएं तो पूछ लें। रेलिवेंस बोले तो टॉपिक के हिसाब से रहना। मिसाल के तौर पर आप जो है माइक्रोवेव ओवन के बारे में, नॉर्मली हम वो एग्जांपल लिए थे तो इसलिए उसको दे रहा हूं, तो माइक्रोवेव ओवन के मुताबिक होगा तो वो रेलिवेंट होगा। वॉशिंग मशीन के बारे में हो या किचन के बारे में हो तो उसमें रेलिवेंसी ज़्यादा नहीं रहती। यह एक एग्जांपल मैं इससे पहले की क्लासेस में देता था कि आप जो है चाइनीज़ रेस्टोरेंट इन हैदराबाद सर्च करें तो खाली रेस्टोरेंट्स का रिजल्ट दे तो जो है वो रेलिवेंट नहीं होता। आप खाली रेस्टोरेंट नहीं होना, आपको जो चाइनीज़ के हैं यानी फास्ट फूड के हैं वो होना, तो ये रेलिवेंसी है। जैसे आप मेरी वेबसाइट है डिजिटल की, तो डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ही मेरा कंटेंट है तो रिलेवेंस रहता है। नहीं, हाँ, एक तो वो है, एक रेलिवेंसी। यहाँ पर बात ये चल रही कि गूगल पर जो वर्ड सर्च हो रहा है ना, कीवर्ड क्वेरी आ रही है, उसके रेलिवेंट है ना आपका डेटा। एक तो आप बोल रहे हैं तो वो भी बात सही है, लेकिन असल यहाँ पर जो बात है, गूगल पर जो यूजर सर्च कर रहा है, यूजर इंटेंट सर्चर इंटेंट बोल के हम क्लासों में पढ़ते थे, देखो कीवर्ड रिसर्च के उसके रिलेटेड होना। वरना मेरी बाजरे ऑनलाइन सॉल्यूशंस है वो तो कुछ भी, उसका तो कुछ भी टॉपिक ही नहीं है, नहीं एक परमानेंट, वो तो बिजनेस लिस्टिंग की है, तो उसमें जो है हाउ टू टाइप टीटा इन MS वर्ड टॉप करता, क्यों? क्वेश्चन के रिलेटेड है आंसर उसमें। एक्सप्लेन इमेज आल्ट टेक्स्ट, तो आल्ट टैग भी बोलते हैं, आल्ट टेक्स्ट भी बोलते हैं। आप जब इमेज अपलोड करेंगे तो वहां पर जो है आल्ट टेक्स्ट या आल्ट टैग बोलकर भी राइट हैंड साइड पर लिखे हुआ रहता है वर्डप्रेस में। अगर आप अपलोड करें वो लिखना जरूरी है। कई को भाई, पहली चीज, अगर आपका पेज लोड नहीं हुआ या इमेज टूट गई, फूट गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ब्रेक हो गई, तो वो टेक्स्ट जो है वहां पर लिखा हुआ रहता और यूजर को बताता कि यहाँ पर ये टॉपिक की इमेज है, पहली बात। दूसरी बात, सर्च इंजन को जो है तस्वीर में क्या लिखा हुआ है पढ़ने नहीं आता, तो आप जो ये आल्ट टेक्स्ट लिखेंगे उसकी वजह से वो समझता है कि ये फोटो है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। एंड ऑफ कोर्स इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑन पेज SEO। Which tools can you use to check the number of backlinks of a site other than your own? भाई देखो, कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है? तो अब मेरे कॉम्पिटिटर के पास जो बैकलिंक्स है वो कौन से लोग उसको बैकलिंक्स दे रहे हैं वो मालूम करना भी जरूरी है। तो उसके लिए टूल्स हैं, एक तो हमारा उबेर सजेस्ट है, दूसरा है सेमरश है, नाम देख लें, ये आपको शायद पहली वक्त आया, इसका ऐड तो देख लिए होंगे आप अब तक। Ahrefs बहुत सी वक्त देख लिया हम इसको। बैकलिंक चेकर है ना, डोमेन अथॉरिटी चेकर है, बैकलिंक चेकर है, फ्री में है। लिंक माइनर बोल के भी एक आता है,
देखो भाई, उबेर सजेस्ट मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास उसका परचेज वर्जन है, इसलिए मैं किसी भी बात को कहने में, क्योंकि मैं उससे हैबिचुएटेड हूँ, इसलिए उसका नाम लेता हूँ। वरना AHREF, सेमरेश, मॉज.com वगैरह ये मशहूर पुराने हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी AHREF यूज़ करे, तो कॉमनली अगर आप कभी इंटरव्यू में बताना है तो AHREF को ऊपर रखें, सेमरेश को ऊपर रखें, ठीक है ना। इनको यूज़ करके भी देख लें, AHREF का तो ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल पे। व्हाट इज 301 रीडायरेक्ट? इट इज़ ए मेथड बाय विच ए यूजर इज रीडायरेक्टेड टू ए न्यू URL। देखो भाई, मेरी वेबसाइट का बोला था ना, बाजरा ऑनलाइन सॉल्यूशंस का, या मैं जिन वेबसाइट्स पर क्लाइंट की आजकल काम कर रहा हूँ, उनका जो है URL अच्छा नहीं था पहले से, बीच में हिंदी में वर्ड्स ला दिए, या जो है इतना बड़ा 1 किलोमीटर का जो है URL दे दिए। नहीं, पहले ये गलतियां हम भी करते थे जब डिजिटल मार्केटिंग नहीं सीखे थे। तो अब मालूम हुआ कि जो है कि URL शॉर्ट रहना अच्छा रहता। अब इतना बड़ा URL है, या उर्दू में URL है या हिंदी में URL है, तो उसको चेंज कर देंगे, इंग्लिश में करेंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं चेंज कर दूंगा, तो अगर मेरा वो वेब पेज गूगल में रैंक हो रहा है और मैं URL चेंज कर दूंगा, तो क्लिक करने पर URL गूगल क्या कहेगा कि पेज नॉट फाउंड, कि भाई ये पेज नहीं मिल रहा। तो आपकी क्या होती है, वैल्यू घट जाती है। नहीं, थोड़े दिन के बाद वो पेज आपका रैंक करना हट जाता है। तो इसके वास्ते क्या करते हैं, 301 रीडायरेक्ट यूज़ करते हैं। ये मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, रीडायरेक्शन बोल के एक प्लगइन आती है वर्डप्रेस में, आप उसको यूज़ कर लेंगे तो 301 रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली वो कर देता है। मैनुअली भी आप कर सकते हैं, और वो इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने रीडायरेक्ट कोई किया है, URL चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली वो रीडायरेक्ट कर देता है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपके पुराने पेज की लिंक गूगल में आएगी, क्लिक करने पर नए पेज पर ले जाएगा। उसको बोलते हैं 301। व्हाट आर द कॉमन SEO मिस्टेक्स? नहीं, गलतियां क्या हैं कॉमनली जो होती हैं। सबसे एक चीज जो होती है, साइट स्पीड स्लो। ये हमारे हाथ में नहीं होती भाई, ये डेवलपर के हाथ में होती है, ठीक है ना। बात चीजें हमारे हाथ में होती हैं, वो भी आगे क्वेश्चन आ रहा है। डुप्लीकेट कंटेंट, सीधा कॉपी कर दिए, पेस्ट कर दिए। भाई आपका कंटेंट है, आप 4 जगह पोस्ट करें वो अलग चीज़ है, लेकिन आपने दूसरे का कॉपी करके जो है अपने पास लिख दिया, तो ये बड़ी गलती है। रैंकिंग फॉर रॉन्ग कीवर्ड्स। भाई कीवर्ड्स की रैंकिंग करने के वक्त एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि व्हाट इज़ योर बिजनेस। नहीं, बिजनेस के रिलेटेड कीवर्ड को रैंक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका बिजनेस है माइक्रोवेव ओवन का, ठीक है, आप किचन अप्लायंसेस को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वो किचन अप्लायंसेस में से आता है, लेकिन आपका बिजनेस तो पूरे किचन अप्लायंसेस नहीं है ना। तो जो आपका बिजनेस है या जो आपकी नीश है, उसके कीवर्ड्स पे आप रैंक होना। उसके अलावा कीवर्ड पर आप रैंक कर रहे हैं बोले तो कुछ भी कमाल की बात नहीं है, बल्कि वो एक SEO मिस्टेक है। नॉट हैविंग द यूनिक टाइटल एंड मेटा टैग्स। बहुत सी वक्त क्या होता है कि हम लिखते रहे वक्त हमारी जब वेबसाइट बड़ी होती जाती है, या बाद वेबसाइट्स को आप देखेंगे, कई वेबसाइट्स का जो है मैंने साइट ऑडिट किया है, उसमें ये बात पाई है कि उनके टाइटल टैग जो है या मेटा डिस्क्रिप्शन यूनिक नहीं रहते। देखो, हर वेब पेज या वेब पोस्ट का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन अलग रहना चाहिए। बाद लोग क्या करते हैं, एक कॉमन लिखकर छोड़ देते हैं और तमाम में वो इस्तेमाल होता है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हर कंटेंट के लिए मेटा टैग सेम नहीं हो सकता, अलग होना। नॉट हैविंग SSL, नहीं HTTPS नहीं रहा तो भी जो है ये कॉमन मिस्टेक है। ये मिस्टेक तो बहुत बड़ी है। SSL सर्टिफिकेट तो जो है होस्टिंजर वाला बेचारा फ्री में देता है, तो भी लोग, बहुत से लोग नहीं इस्तेमाल करते। तो ये चीज़ें हैं कॉमन मिस्टेक्स में, और भी आते हैं, थोड़ा आप भी अपनी तरफ से मेहनत कर लें इसमें। व्हाट इज गूगल बोट? अब तक नहीं, पूरा SEO कोर्स कर लिए, लेकिन ये वर्ड इस्तेमाल बाज़ाब्ता नहीं हुआ। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने में क्या होता है, बस नहीं सुने हुए वर्ड्स मालूम हो जाते हैं। गूगल बोट कुछ भी नहीं है, गूगल का जो है एक रोबोट है जो आपकी वेबसाइट, गूगल क्या करता है, वो वेबसाइटों को क्रॉल करता है। दूसरे नाम भी है, आगे आ रहे हैं उसके। व्हाट मेथड्स वुड यू अप्लाई फॉर डिक्रीजिंग द लोडिंग टाइम ऑफ ए वेबसाइट? वेबसाइट की स्पीड स्लो हो गई, यानी उसका लोडिंग टाइम ज्यादा है। उस लोडिंग टाइम को कम करने के लिए आप कौन से मेथड इस्तेमाल करेंगे? नहीं भाई, मैं कुछ नहीं करूंगा, डेवलपर को कह दूंगा। अरे भाई, डेवलपर हर जगह अवेलेबल नहीं रहता, बात चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। नहीं, तो बात चीज़ें छोटे मोटे काम इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं हम खुद कर लेते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं।
बस छोटे मोटे काम, ट्यूबलाइट चेंज करना है, खाली जो है ट्यूब चेंज करना है, नहीं नहीं इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, नहीं खाली बल्ब निकाल के दूसरा लगाना है इलेक्ट्रिशियन को, नहीं बस छोटे मोटे काम हम खुद कर लेते हैं। वैसी बस चीज़ें हम कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, इमेज को कंप्रेस करके ऑप्टिमाइज करते हैं। जैसा मैं बताया कि 60 KB से 200 KB के दरमियान इमेज को रखना चाहिए। दूसरा, रिड्यूसिंग रीडायरेक्ट्स, ने बाज़ लोग रीडायरेक्ट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको कम कर देना। तीसरा है CSS जावास्क्रिप्ट jQuery को मिनीफाई यानी कम कर देना। बाज़ CSS बाज़ जावास्क्रिप्ट वो क्या होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते, लेकिन आपके प्लगइन इंस्टॉल करने की वजह से या आपकी थीम की वजह से वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो बाज़ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्लगइन्स होते हैं जो इसको कम कर देते हैं, उनको इस्तेमाल करना। कैशिंग वेब पेजेस, नहीं वेब पेजेस की टेम्पोररी कॉपीज बनाकर ब्राउज़र में डाल देना ताकि जो है सेकेंड टाइम पेज जब लोड हो तो तेज़ी से हो जाए। इसके अलावा और भी हैं, थोड़ा आप जो है गूगल करेंगे। व्हाट इज robots.txt, हालांकि परसों की क्लास में आया लेकिन डेफिनेशन नहीं मालूम। तो robots.txt इज ए टेक्स्ट फाइल। वेबमास्टर्स बोले तो हम लोग वेबसाइट को रन करने वाले, चलाने वाले, क्रिएट बनाते हैं टू इंस्ट्रक्ट वेब रोबोट्स, वही गूगल बोट अब भी आया था ना, हाउ टू क्रॉल पेजेस ऑन देयर वेबसाइट। भाई उसमें वही होता ना, अलाउ बोले तो ये पेजों को जाओ भाई, डिसअलाउ बोले तो ये पेजों को मत जाओ, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं। robots.txt is a text file webmaster create to instruct the Google bots, गूगल की कोई दूसरे जितने सर्च इंजन है उनके बोट्स को इंस्ट्रक्शन जाता है। ये मोज का डेफिनेशन है, moz.com का। व्हाट इज क्रॉस लिंकिंग, व्हाई शुड यू डू क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग बोले तो मैं आपकी वेबसाइट को लिंक कर रहा हूँ, मैं आपके कंटेंट को लिंक कर रहा हूँ, आप मेरे कंटेंट को लिंक करें, एक बात। और दूसरी बात जो है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी वेबसाइट के मल्टीपल कंटेंट को लिंक कर रहा हूँ ताकि कोई ऑर्फन पेज ना हो, तो उसको भी क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। क्रॉस लिंकिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन टू वेबसाइट्स, ठीक है ना। इसके डेफिनेशन में जो है ऑनलाइन की दुनिया में बड़े झगड़े हैं, तो बाज़ लोग टू वेबसाइट्स का डेफिनेशन लेते हैं और बाज़ एक ही वेबसाइट के अलग अलग पेजेस को क्रॉस लिंक करना। लाजिम बात है, उसकी अहमियत क्या है, कई को करना चाहिए। तो क्रॉस लिंकिंग से क्या होता है, जिस वेब पेज को लिंक मिल रहा है उसकी ऑथोरिटी बढ़ती है, गूगल उसकी ऑथोरिटी को बढ़ाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। क्या मैं तेज जा रहा हूं। व्हाट इज ए URL, नहीं इतनी दुनिया कर ली, URL ही नहीं मालूम, पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेना, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, नहीं बिल्कुल अजीब, याद रख लेना, लेकिन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और सिंपली योर वेब एड्रेस, नहीं URL क्या है, आपका वेबसाइट का एड्रेस है, जैसा आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ये वेबसाइट का एड्रेस है। व्हाट इज एन SEO फ्रेंडली URL, SEO फ्रेंडली URL कौन सा होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल होना है, ठीक है ना, उसको विच इज इजी टू रीड एंड इंक्लूड कीवर्ड्स दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑन ए वेब पेज। तो ये बात भी आ गई थी कीवर्ड रिसर्च करे वक्त या ऑन पेज SEO के वक्त कि आपका कीवर्ड शुड बी देयर इन योर URL। What is a domain name? A domain name is a unique, easy to remember address to access websites. Cloudflare का definition है, it is a unique, easy to remember address used to access। वरना क्या होता है, वो IP एड्रेस होता है ना 1.11.13. वैसा होता है। तो डोमेन नेम आके क्या हो जाता है, वो एक यूनिक हो जाता है और इजी टू रिमेंबर हो जाता है। एग्जाम्पल देने में पहले अपनी वेबसाइट का एग्जाम्पल देना, समझे ना, ताकि मालूम हो कि अपनी वेबसाइट है, लाइक माई वेबसाइट digitalbullshit.com, like reachandgrow.com। नेम सम ऑफ द टूल्स दैट यू हैव यूज्ड इन SEO, Ahrefs, Ubersuggest, SEMrush, ठीक है। SEMrush का भी फ्री वर्जन आता है, थोड़ा उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना, फ्री वर्जन्स को अच्छे से इस्तेमाल कर लें। टूल खरीदना कमाल की बात नहीं है, उनको इस्तेमाल करने आना कमाल की बात है। और Ahrefs का भी जो है आपको फ्री वर्जन जो है $7 में मिलता है, 7 दिन के आज से $7 में 7 दिन के लिए मिलता है। तो कभी आप फोकस के साथ बैठना चाह रहे हैं तो $60 लगा दीजिए, और लेकिन जब उसको इस्तेमाल करें ना उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी बना लीजिए, समझे। Ahrefs क्योंकि महंगा होता है, तो अगर आप कर हैं उतना खरीदने का, तो फुल फ्लेज में आप SEO पर काम करना जब शुरू करें तो टूल्स
खरीद लें, परेशानी की बात नहीं होगी। जब सेल होगा तो जो है अपन का अमाउंट भी रहेगा, तो टूल्स में खर्चा करना लायबिलिटी नहीं होता बल्कि एसेट होता है। नेम सम ऑफ द बेस्ट एसईओ फ्रेंडली प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस। तो एसईओ फ्रेंडली नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर एसईओ प्लगइन्स आना चाहिए था। योस्ट है, आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है ऑल इन वन एसईओ, ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, योस्ट भी करता हूँ, और अक्सर वेबसाइट में ऑल इन वन एसईओ, और ये होस्टिंजर की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट भी जो है आता है सजेशन में। और एक है रैंक मैथ, नाम तो मैथ है लेकिन जो है रैंक मैथ भी जो है ये एक एसईओ की बड़ी प्लगइन है, इसकी भी अपनी अपनी खासियतें हैं, हर एक की अपनी अपनी कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती हैं। तो वो अगर आप देखना चाहे तो योस्ट वर्सेस एआईओ एसईओ वर्सेस रैंक मैथ कर ले सकते हैं, लेकिन ये नाम याद रहना, ये 3 बड़े प्लगइन हैं। वाटर ब्लैक हैट एंड वाइट हैट एसईओ, नहीं ब्लैक हैट और वाइट हैट के बारे में जब हम टाइप्स ऑफ एसईओ में बात आ गई थी, ठीक है ना। वाई शुड ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिसेस बी अवॉइडेड। देखो कोई भी कंपनी ब्लैक हैट एसईओ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती। मैं कंपनी बोले तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं, बड़ी कंपनी, क्योंकि ब्लैक हैट में जो पेनल्टी पड़ती है गूगल की तरफ से, आपकी वेबसाइट पूरे को आसमान से जमीन पे आ जाती है। इसलिए ब्लैक हैट एसईओ एक तो अनएथिकल है, इलीगल है, नहीं गलत है, नहीं अखलाकियात के खिलाफ है, इसलिए हम उसको अवॉइड करना। What will you do if your website is banned by the search engines for black hat practices? आप अनजाने में ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस आपकी वेबसाइट पर कर दिए, उसकी वजह से जो है आपकी वेबसाइट को सर्च इंजनों ने बैन लगा दिया, तब आप क्या करेंगे? तो पहले तो मालूम करेंगे कि कई को बैन लगाए। जब मालूम हो गया कि आपने जो फलां फलां गलत काम किया था, तो पहले वो पूरे गलत कामों को डिलीट कर देंगे, कंटेंट में है तो उसको सुधार देंगे। सुधारने के बाद फिर से जो है सर्च इंजन को जो है आप सर्च कंसोल की तरफ से या ईमेल की तरफ से, कौन सी भी तरफ से बता देंगे, आई अपोलोजाइज कि मैंने ये गलत काम किया था, अब मेरी वेबसाइट को साफ सुथरा कर दिया हूँ, प्लीज़ डू इंडेक्स माई वेबसाइट, तो वो कर देगा, ठीक है। व्हाट इज कीवर्ड स्ट्रीमिंग? नया वर्ड है आप लोगों के वास्ते। कीवर्ड स्ट्रीमिंग रिफर्स टू गूगल्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड डिफरेंट वर्ड फॉर्म्स ऑफ ए स्पेसिफिक सर्च क्वेरी। ये योस्ट वाले की वेबसाइट से। देखो मतलब ये है कि एक ही वर्ड है या एक ही फ्रेज है, आप अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना, तो वो जो गूगल पहचानता है उसको जो है कंसल्ट है, तो कंसल्ट में आ गया, कंसल्टिंग अलग वर्ड हो गया, कंसल्टेंट अलग वर्ड हो गया, कंसल्टेशन अलग वर्ड हो गया, लेकिन तीनों का जो है ये रिलेटेड टू है कंसल्ट, तो इसको कहते हैं कीवर्ड स्टेमिंग, ठीक है। ये वर्ड, ये डेफिनेशन नाम याद रख लीजिए। हाउ डज कीवर्ड स्टेमिंग वर्क? बोल तो वही बात आ गई कि आप जो है इसीलिए कहते हैं ना कि एक कीवर्ड के अलग अलग फॉर्म को अपने जुमलों में, अपने कंटेंट में यूज करना, उसी को कहते हैं कीवर्ड स्टेमिंग। व्हाट डज इट मीन इफ नथिंग अपीयर्स व्हाइल सर्चिंग ए डोमेन नेम? आप क्या करें, आपका डोमेन नेम farhanbajre.com गूगल में लिखे, लेकिन कुछ भी नहीं आया, यानी आपकी वेबसाइट में से कुछ भी नहीं आया, तो इसका क्या मतलब है? तो इसके 2 मतलब हो सकते हैं, 2 से 4 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब यह है कि अभी आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई, तो आप सर्च कंसोल में जाकर गूगल से दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट को लिस्ट कर लो। या दूसरा ये मतलब हो सकता है कि आपकी वेबसाइट को कुछ पेनल्टी पड़ी जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट शो नहीं हो रही, तो भी जाकर आप गूगल से रिक्वेस्ट करना, पहले तो वो गलती को सुधारना और सुधार कर रिक्वेस्ट करना। वाटर स्पाइडर्स, रोबोट्स एंड क्रॉलर्स, ये तीनों भी जो है एक ही चीज़ के अलग अलग नाम हैं। ये गूगल के क्रॉलर्स होते हैं, उसको कभी स्पाइडर कहा जाता है, रोबोट्स कहा जाता है और क्रॉलर्स कहा जाता है। वाटर सोशल सिग्नल्स, सोशल सिग्नल्स आर ह्यूमन इंटरेक्शन मैट्रिक्स ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। लाइक करना, लिंक को विजिट करना और कहीं पर अपवोड करना, कहीं पर जो है डाउनवोड करना, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ह्यूमन इंटरेक्शन, कमेंट करना, ये तमाम चीज़ें क्या आती है? सोशल सिग्नल्स होती हैं। व्हाट इज ए नैप? अगर आप लोकल एसईओ कर रहे हैं, यानी किसी बिजनेस, लोकल बिजनेस नहीं जिसकी दुकान वगैरह है, उनका बारे में कर रहे हो, तो उसमें एक वर्ड आता है नैप। इट स्टैंड फॉर नेम, एड्रेस, फोन नंबर। जब ये 3 चीज़ें होंगी किसी लोकल बिजनेस के बारे में, तो गूगल समझेगा कि हाँ भाई ये बिजनेस जेन्युइन है और वो अपनी डायरेक्टरी में लिस्ट करेगा उसको।
What is a Google penalty? Google penalty, also known as a manual action, is a negative effect inflicted on a website's ranking based on updates made to Google search algorithm. एक तो वही कि आपने जो है कुछ खिलाफ कानून काम कर लिया, गूगल के खिलाफ काम कर दिया, खिलाफ कानून टर्म्स एंड कंडीशंस के, तो जो पेनल्टी पड़ती है उसको गूगल पेनल्टी कहते हैं. हाउ विल यू अवॉइड दी गूगल पेनल्टी? तो जो डोंट्स है उनको फॉलो करना. नहीं, नो टू बाइंग लिंक्स, से नो टू बाइंग लिंक्स, बाइंग नहीं, खरीदेंगे नहीं लिंक्स किसी से नो टू कीवर्ड स्टफिंग, नहीं भर नहीं देंगे कीवर्ड स्टफिंग. कैसा करते हैं, बैग भरते नहीं अपना, बाहर जाना है तो दबा दबा के जो है जो भरते हैं वैसा कीवर्ड्स को भर नहीं देंगे. नो टू हाइडिंग कंटेंट, नहीं वो बोला नहीं मैं कि बैकग्राउंड वाइट है उसके ऊपर टेक्स्ट भी वाइट लिखे तो ये हाइडिंग कंटेंट है, ये भी जो है गूगल की पेनल्टी में आ सकता है. हाउ विल यू डिटरमाइन इफ ए लिंक इज ए बैड लिंक? आपको कैसे मालूम होगा कि आपको जो बैक लिंक मिली है वो बैड लिंक है? तो लो अथॉरिटेटिव वेबसाइट से आए तो वो बैड लिंक है, या ऐसे डोमेन से आए जिसको क्वेश्चनेबल है, यानी जो जेन्युइन नहीं दिख रहा, डाउटफुल दिख रहा, स्पैमर्स जो होते हैं ना उनकी तरफ से मिले तो वो जो है बैड लिंक है. पॉइंटिंग टू इररिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट, गैर रिलेवेंट, आपकी वेबसाइट की टॉपिक एक है, वो एंकर टेक्स्ट अलग इस्तेमाल करके आपकी तरफ लिंक दे रहा है, तो ये क्या हो गया, इररिलेवेंट हो गया, तो ये भी बैड लिंक है. लिंक्स एम्बेडेड इन द सस्पिशियसली कीवर्ड मैच्ड एंकर टेक्स्ट, वही अभी ऊपर जो बताया वो भी यही बात है. लिंक्स पॉइंटिंग टू ए लिंक एक्सचेंज, एक लिंक एक्सचेंज है उसको पॉइंट करना, तो ये भी क्या हो गई, बैड लिंक है. फिर वो जो है उसके अलावा वो बातें आती है ना, स्पैमिंग कंटेंट हो तो वो भी जो है बैड लिंक होता है. हाउ कैन ए वेबसाइट विद मिलियंस ऑफ पेजेस बी ऑप्टिमाइज्ड? किसी वेबसाइट के लाखों पेजेस हैं तो उसको आप ऑप्टिमाइज कैसा करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, उसका साइट ऑडिट करेंगे, ठीक है ना. सबसे पहला काम क्या करेंगे, वेबसाइट का साइट ऑडिट करेंगे. अब वहां पर मालूम होगा कि क्या क्या चीजें प्रॉब्लम है, तो जहां पर यूआरएल जो है, यूआरएल में प्रॉब्लम है, वो यूआरएल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे. डुप्लीकेट टाइटल टैग है उसको सॉल्व कर देंगे, नो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसको सॉल्व कर देंगे, इमेजेस में आल टैग्स नहीं है वो सॉल्व कर देंगे. तो इस तरीके से आप उसको करेंगे. व्हाट इज गूगल माई बिजनेस? आजकल गूगल माई बिजनेस ऐप नहीं चल रहा है, लेकिन ये वर्ड तो इस्तेमाल होता है. आजकल क्या कर दिया, वो ऐप को क्लोज कर कर जो है आपके गूगल मैप से ही आप अपने बिजनेस को यूज कर सकते हैं. लेकिन हो सकता है कि क्वेश्चन आपको आए, तो क्या कहते हैं कि मैनेजिंग योर बिजनेस ऑन गूगल बाय यूजिंग इट्स ऐप और मैप्स, इट इज गूगल माई बिजनेस, ठीक है ना. आप उसमें फोटोज अपडेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस डाल सकते हैं, डिस्काउंट्स डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं. एक्सप्लेन गूगल ट्रेंड्स. देखो भाई, गूगल ट्रेंड्स जो है एक अहम चीज है, ठीक है ना. गूगल ट्रेंड्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ. हाँ भाई, गूगल ट्रेंड्स क्या है कि आप जो है 5 साल तक का डेटा मालूम कर सकते हैं. सपोज आपको एसईओ के बारे में जानना है तो आप लिख दिए एसईओ, तो पास्ट 12 मंथ्स गूगल में जो है क्या क्या सर्च हुआ एसईओ के मुतालिक वो आपको बता देगा, ठीक है. 2004 तक आप जा सकते हैं, खुसूसन पास्ट 5 ईयर्स का देख सकते हैं. पास्ट 5 ईयर्स लिख दिया हमने, तो देखो एसईओ की क्या वैल्यू रही, यही 0 से 100 तक क्या रहता है. अब आप कंपेयर करना चाहे एसईओ को, आप कंपेयर करना चाहे डिजिटल मार्केटिंग या गूगल एड्स से समझो, तो ये बताता गूगल पे जो चीज हो रही है, ठीक है ना. तो ब्लू कलर एसईओ का है और रेड कलर गूगल एड्स का है. तो 5 साल के बजाय हम फ्रेश डेटा देख लेंगे, पास्ट 12 मंथ्स का देख लेंगे, यानी 1 साल का देख लेंगे. देखो जो सर्च टर्म एसईओ का है पास्ट 12 मंथ में इंडिया में वो ज्यादा है, और जो गूगल एड्स है वो बिल्कुल उससे बहुत कम है. आप उसके साथ फेसबुक एड्स लगा दीजिए, फेसबुक एड्स उससे कम है. लाजिम बात है गूगल एड्स, ये कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं हम, ठीक है ना. अब देखिए नीचे आइए, इंडिया में जो है कहां कहां पर कौन से लोग ज्यादा हैं.
एसईओ रेड कलर है, देखो पूरे इंडिया में भरे हुआ एसईओ। गूगल एड्स ये हैं, फेसबुक एड्स तो यहाँ शो नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर एरिया इंटरेस्ट फॉर एसईओ, इंटरेस्ट फॉर गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या से जो है बिहार में ज़्यादा पब्लिक का इंटरेस्ट है, देखो 63%। फिर उसका झारखंड है, उसका तेलंगाना है, फिर त्रिपुरा है, फिर उत्तराखंड है। तेलंगाना में भी देखो आप आके देख लो, टॉप पे तो है ही हमारे एसईओ ही है, लेकिन गूगल एड्स भी जो है अच्छा खासा मार्केट है उसकी। तो मैं तेलंगाना को इसलिए तेलंगाना में देख लिया। तो और नीचे जाओ, देखो अब यहाँ पर रिलेटेड क्वेरीज आ रहा, बेस्ट एसईओ एजेंसी रैंक स्टार। ये कुछ गाना आना है कि क्या है कि कोई दूसरी एसईओ सर्विसेज, ठीक है ना। ये सब रीजन्स में आपको बता, इंडिया में बता, सिटी के हिसाब से बता। फिर गूगल एड्स के ऐसे सब रीजन्स आ गए, फेसबुक एड्स के ऐसे आ गए। तो ये ट्रेंड बताता कि जमाने में जो है क्या क्वेरीज जो है ज़्यादा चले। तो आपको जो है, आप जो नीश में काम कर रही, तो वो नीश में आप कीवर्ड्स जो है लिखकर जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गूगल ट्रेंड्स है, मैं इसको इसलिए बता लिया हूँ ताकि, क्योंकि जो है कि क्लास में इसके बारे में बात नहीं आई थी ना, तो इसको भी आप एक्सप्लोर अच्छे से कर सकते हैं। तो गूगल ट्रेंड्स आपको समझ में आ गए। अब आगे बढ़ते हैं। वाई शुड यू यूज बोथ एसईओ एंड पीपीसी फॉर ड्राइविंग मोर ट्रैफिक। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आप एसईओ और पीपीसी बोलते पे पर क्लिक, यानी वही गूगल एड्स या फेसबुक एड्स। देखो एसईओ और गूगल एड्स में एक चीज कॉमन है, आगे क्वेश्चन भी आ रहा, क्या कॉमन है? कीवर्ड रिसर्च। अब चाहे गूगल के एड्स रन करो चाहे एसईओ करो, दोनों के हाथ से आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता। जब अब एसईओ क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और पीपीसी क्या है, एक फास्ट बूस्टर है, एनर्जी बूस्टर बोलते हैं ना, कि जो है जो शुगर पेशेंट है नॉर्मली उनको क्या करते, टैबलेट देते हैं, लेकिन एकदम बढ़ जाए, एकदम कम करना है, तो जब क्या करते हैं उनको इंसुलिन देते ना। तो पीपीसी क्या करता है, फास्ट काम करता है। नहीं, आप 1000 रुपए का बजट दे दिए, 10,000 का बजट दे दिए, फौरी आपको टॉप पर बिठा दिया जब तक आपका बजट है। साथ में आपने एसईओ लगा दिया, एसईओ स्लोली जो है आपको टॉप पर ला रहा। तो दोनों को मिलाकर काम करे। तो एक साहब ने एक अच्छा कमेंट किया था, क्या बोलते सपने, लिंक्डइन पर, कि जब एसईओ और पीपीसी मिल जाए तो वो H2O हो जाते, वाटर, नेसेसिटी नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाए तो क्या हो गया, वो वाटर हो गया, जरूरत। तो ऐसा है उन दोनों का कमाल। एक्सप्लेन व्हाट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। अगर आप मेरा क्या बोलते सो गूगल सर्च कंसोल पर वीडियो देखेंगे, उसमें आपको ये मिल जाएगा डिटेल में। तो क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, नंबर ऑफ इंप्रेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स। आपका वेब पेज कितनी वक्त गूगल में शो हुआ और उस पर कितने वक्त क्लिक आया, तो उसके एवरेज को क्या कहते हैं, क्लिक थ्रू रेट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स आर हाई क्वालिटी कंटेंट। ये इससे पहले वो पीछे भी आ गए ना, बैकलिंक्स आए थे, मोबाइल फर्स्ट, पेज एक्सपीरियंस, पेज स्पीड, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स, ठीक है ना। वहां पर AHREFs के रेफरेंस से आए थे, यहाँ पर सर्च इंजन जनरल के रेफरेंस से आए। बातें तकरीबन वही हैं, थोड़ी आगे पीछे है, थोड़ी अलग है। आप भी आपके हिसाब से कॉन्फिडेंस के साथ आपको जो टॉपिक पर एक्सपर्टाइज है उसको ऊपर रखकर आप फैक्टर्स को बताएंगे, ताकि फर्स्ट वाले के बारे में कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज हाई क्वालिटी कंटेंट बोले तो आप बोल सकना। नहीं, ज्यादा ऑप्शंस देने नहीं जाना, कभी भी याद रखो, ज्यादा बोलेंगे फंसने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। फंसने के चांसेस इन द केस कि आपको जो है फिर इसको एक्सप्लेन कर दो बोले तो वो टॉपिक पर आपको उतना आइडिया नहीं है, तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आई थिंक दिस इज लाइक दैट, गलत बात हो जाएगी, समझे ना। व्हाट इज एन ऑर्गेनिक रिजल्ट? ऑर्गेनिक रिजल्ट किसको बोलते हैं? द सर्च रिजल्ट विच इज नॉट पेड। ऑर्गेनिकली गूगल खुद जो है हमारे 1 रुपया दिए बगैर गूगल जो रिजल्ट को बता दे वो ऑर्गेनिक रिजल्ट होता। और उसका पेड रिजल्ट नाम बता रहा है, जिसके लिए आपको क्लिक के लिए या रिजल्ट शो करने के लिए पे करना पड़े सर्च इंजन को, उसको पेड रिजल्ट कहते हैं। गूगल सैंडबॉक्स, ये नया टॉपिक है, सुनो, आपकी वेबसाइट नहीं है, रीच एंड ग्रो, डिजिटल मुबशिर दोनों भी नए हैं, उस पर कोई अच्छा कंटेंट आ गया, गूगल रैंक नहीं करता उसको, बिल्कुल जबरदस्त कंटेंट है
तो शुरुआत में ही रैंक नहीं करता। क्यों? पहले जानना चाहते हैं। नए जनों से हम जल्दी मुतासिर नहीं होते, गूगल भी नहीं होता। तो द गूगल सैंडबॉक्स रिफर्स टू एन एलिज्ड फिल्टर दैट प्रिवेंट्स न्यू वेबसाइट फ्रॉम रैंकिंग इन गूगल्स टॉप रिजल्ट्स। नई वेबसाइटों को एकदम टॉप पर गूगल नहीं लाता। आपका कितना भी अच्छा कंटेंट हो, उसको पुरानी होनी पड़ेगी। इसी को क्या कहते हैं? गूगल सैंडबॉक्स। व्हाई इज एसईओ इंपॉर्टेंट टू बिजनेस? शायद ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन। व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट? गूगल ऑटो कंप्लीट और गूगल ऑटो सजेस्ट दो नाम हैं। आप जब गूगल पर सर्च करना शुरू करें, मसलन जो है व्हाट इज, व्हाट लिखते कि जो है इज लिख के आगे का क्वेश्चन कंप्लीट आ गया, यानी गूगल लिख दिए तो गूगल ऑटो कंप्लीट बोल के लिख के आ गया। या जो है एसईओ लिख रहे थे आप, तो एसईओ एजेंसी इन बोल के लिख के आ गया, तो ये गूगल ऑटो कंप्लीट कहते हैं। ऑटो सजेस्ट भी कहते हैं उसको। व्हाट इज ए टीएलडी? टॉप लेवल डोमेन। टीएलडी का मतलब क्या है? टॉप लेवल डोमेन। जो आखिरी में आपका .com है ना, उसको टीएलडी कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। और सीसीटीएलडी बोले तो कंट्री कोड। सीसी का फुल फॉर्म क्या है? कंट्री कोड। जैसे .in होता ना, .in आ गया, .au आ गया ऑस्ट्रेलिया के वास्ते, कंट्री कोड होते हैं, ये 2 लेटर के होते हैं कंट्री कोड। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए लॉन्ग टेल कीवर्ड? देखो, सिर्फ आपने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आप लिखे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, तो ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड। यानी डिजिटल मार्केटिंग एक शॉर्ट टेल है, उसके आगे जो है आपने कुछ बढ़ा दिया, उसको लॉन्ग टेल कहते हैं। डेफिनेशन देख लो। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आर सर्च टर्म्स विथ रिलेटिवली लो सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन लेवल्स। तो लाजिम बात है, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है उसकी सर्च ज़्यादा होती है, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की उसके मुकाबले में कम होती है। ये बैकलिंक को एक अच्छी वेबसाइट है, खुसूसन जो है ऑफ पेज एसईओ के वास्ते। इसको भी आप अपनी वेबसाइटों के नामों में रख लें। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बाउंस रेट इज एसईओ? बाउंस रेट है, ड्वेल टाइम है। बाउंस रेट कहते हैं द परसेंटेज ऑफ पीपुल हु लैंड ऑन ए पेज ऑन योर वेबसाइट देन लीव। गूगल से क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आए, फिर देखें अरे नहीं ये रिलेवेंट कंटेंट डेटा नहीं दिख रहा, बोल के बैक क्लिक करके वापस चले गए। यानी आपकी वेबसाइट पर आकर कोई दूसरे कंटेंट पर नहीं किए, वहां से ही वापस हो गए, उसको बाउंस रेट कहते हैं। बाउंस रेट ज़्यादा हुआ तो रैंकिंग कम होती है, बाउंस रेट कम हुआ तो रैंकिंग ज़्यादा होती है। ये भी हब स्पॉट एक बेहतरीन जो है एसईओ की ब्लॉग भी है और टूल भी है, इसको भी आप अपने पास लिख कर रख लें। मैं रेफरेंसेस होनाबल कर दिया हूँ ताकि आपको मालूम हो। व्हाट आर एंकर टेक्स्ट? व्हाट रोल डज एंकर टेक्स्ट हैव इन एसईओ? भाई एंकर टेक्स्ट क्या होता है? जब आप किसी अपनी वेबसाइट से किसी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं, तो लिंक देते वक्त जो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर कर लिंक देते हैं, वो टेक्स्ट को एंकर टेक्स्ट कहते हैं। एसईओ के वर्ड पर आपने मेरी वेबसाइट को लिंक दिया, तो एसईओ वर्ड क्या हो जाएगा? वो एंकर टेक्स्ट हो जाएगा। और एंकर टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं लिंक के क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि जो है कि जो वेबसाइट को आप बैकलिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपका एंकर टेक्स्ट अगर जो है उस वेबसाइट की टॉपिक के हिसाब से है, तो आपका एंकर टेक्स्ट उस वेबसाइट को बहुत वैल्यू देगा। What is robots meta tag? A robot's meta tag is an HTML snippet. Snippet will the code that tells search engine robots that what they can and cannot do on a certain page. जाकिर भाई आपका सवाल ये था शायद मेरा ख्याल से, उबर सजेस्ट में जो एरर आया। तो रोबोट्स मेटा टैग, हाँ रोबोट्स मेटा टैग एक स्निपेट होता जो सर्च इंजन को गाइडेंस देता, भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये वेब पेजेस को विजिट करना है, ये वेब पेजेस को विजिट नहीं करना है। तो फिर उसमें क्या फर्क रहा? उसमें सर इसका 2 हिस्सा है मेरे ख्याल। रोबोट्स, हाँ robots.txt एक होता है, रोबोट्स मेटा टैग ये होता है। ये मेटा टैग जो है अंदर जो है आपके मेटा डिस्क्रिप्शन जैसा होता है, वैसे मेटा टैग भी रोबोट्स का लिखा जाता है। जैसा हम परसों कैनोनिकल का देख रहे थे नहीं कि REL इजिकल टू कैनोनिकल बोलकर, तो वैसे जो है रोबोट्स का भी होता है। और यहाँ पर क्या होता है, रोबोट्स मेटा टैग वगैरह हमारे प्लगइन्स जो है ऑटोमेटिकली जो है ऐड कर देते हैं।
व्हाट इज एन एक्सएमएल साइट मैप? साइट मैप क्या रहता है? परसों देख लिए थे हम लोग। एक्सएमएल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में साइट मैप हुआ तो उसको एक्सएमएल साइट मैप कहते हैं। एक्सप्लेन एलएसआई, देखो नया वर्ड है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना। लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। एलएसआई जो है कीवर्ड्स आर, LSI keywords are conceptually related terms that search engines uses to deeply understand the content on a web page। नहीं समझे भाई? देखो आप जो है एप्पल के बारे में आपकी वेबसाइट पर लिखे, ठीक है? अब मैं सर्च इंजन क्या समझेगा? एप्पल यानी सेब के बारे में लिखे या आप एप्पल आईफोन के बारे में लिखे, है ना? दोनों भी मशहूर चीजें हैं। तो LSI कीवर्ड्स आर कॉन्सेप्चुअली रिलेटेड टर्म्स। तो LSI को वर्ड्स क्या हो गए? अगर आपका जो है, अब गूगल आपकी वेब पेज को देखेगा, वहां पर वर्ड मिला फ्रूट, वहां पर वर्ड मिले प्रोटीन्स, विटामिन्स, ठीक है? ऐसे वर्ड्स मिले जो फ्रूट के रिलेटेड है, तो वो समझ जाएगा कि यहां पर एप्पल फोन की बात नहीं हो रही बल्कि फ्रूट की बात हो रही। इसको कहते हैं LSI कीवर्ड्स, बराबर। उसके बाद है व्हाट मेक्स ए वेबसाइट सर्च इंजन फ्रेंडली। अब ये तो आपको जवाब मालूम है नहीं कि उसका हाई अच्छा कंटेंट रहना, क्वालिटी कंटेंट रहना, छोटा जो है ऑप्टिमाइज URL होना, ऑप्टिमाइज इमेजेस होना, मेटा डिस्क्रिप्शन होना, ठीक है ना, इमेजेस में आल्ट टैग्स होना, इंटरनल लिंकिंग होना, आउटबाउंड लिंक होना, एक्सटर्नल लिंक होना, ये तमाम चीज़ें जो है वेबसाइट को सर्च इंजन फ्रेंडली बनाते हैं। हाउ डू यू मेजर SEO सक्सेस? अच्छा सवाल है नहीं? ये तो जवाब आप आपके हिसाब से देंगे। और देखो लाजिम बात है, जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे ना, तो उस कंपनी की वेबसाइट को खंगाल कर जाना, ये हमेशा याद रखो। मुझे आज की तारीख में मुझे कोई वेबसाइट कोई दे दिए या किसी वेबसाइट को मैं देख लिया, पहले जाकर उसकी वेबसाइट को खंगाल देता हूँ। तो खंगाल लिए तो जो है हमारे आंसर में उनकी वेबसाइट को टारगेट करते हुए जो है हम आंसर देंगे, तो वैल्यू बढ़ जाएगी हमारी। अरे भाई लगता है जो है ये बंदा रिसर्च कर कर आया। तो SEO की सक्सेस आप कैसे मेजर करेंगे? अब अलग अलग बंदे के अलग अलग तरीके होंगे। कोई कहेगा कि जो है कि बिल्कुल नई वेबसाइट है, वो कीवर्ड जो है उसका गूगल में आना शुरू हो गया, वेबसाइट आना शुरू हो गई, ये कीवर्ड सक्सेस है। कोई कहेगा कि जो है कि कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो उस पर रैंक कर लिए, गूगल के फर्स्ट पेज पर आ गए, ये जो है SEO सक्सेस है। कोई कहेगा कि गूगल के पर फर्स्ट रैंक आ गया, ये SEO सक्सेस है। तो ओवरऑल जो है SEO सक्सेस जो है डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेबसाइट्स, ठीक है? हाउ डिड यू लर्न SEO? मैं ऐसी जो है यूट्यूब के वीडियोस देखकर सीख लिया, मैं ऑनलाइन सीख लिया नहीं। तो आप बोल सकते हैं आई हैव परचेज ए कोर्स, नहीं, आई हैव टेकन द लाइव क्लासेस एंड देन आई इम्प्लीमेंटेड दैट दोज थिंग्स ऑन माय वेबसाइट। सीखने में मैं क्या करा? मेरी वेबसाइट पर वो जो है SEO के टेक्निक्स को अप्लाई कर कर मैं सीखा हूँ। तो ये वजन पड़ जाएगा कि हाँ भाई इसने प्रैक्टिकल किया। विच टूल्स SEO टूल्स डू यू रेगुलरली यूज? देखो भाई रेगुलरली यूज करो बोल सकते हैं, Ahrefs आ गया, सेमरेश आ गया, उबर सजेस्ट आ गया, और भी कीवर्ड टूल्स जो है बहुत से आते हैं SEO के, गूगल कर जो है आप उनको इस्तेमाल करेंगे। जी जाकिर भाई या मुबशिर भाई, हाथ नहीं देखा मैं। भाई बोल रहा हूँ कि टूल्स तो बहुत सारे हैं, तो इतने सारे टूल्स तो किसी एक बंदे के लिए वो उसमें रेगुलर इस्तेमाल करना पड़ा उसके लिए कोई नहीं, अब रेगुलर बोल तो डेली अलग होता, रेगुलर अलग होता। हाँ, मतलब हर टूल की अपनी खास, मतलब जो बेहतर हमारे लिए। हाँ हम जिसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मेरे को उबर सजेस्ट जो है, क्योंकि नील पटेल से मेरा ताल्लुक मतलब कि शुरू से जो है नील पटेल की पर्सनल ब्रांडिंग का असर है, तो उबर सजेस्ट मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन Ahrefs को आप इस्तेमाल में रखेंगे, सेमरेश को आप इस्तेमाल में रखेंगे खुसूसन, और उबर सजेस्ट। एक 4-5 ना कि ऐसे आप टूल्स देख लेना, थोड़ा रिसर्च कर लेना कि कौन से बेस्ट SEO टूल्स हैं, तो एक 3-4 को आप इस्तेमाल करेंगे। कंपनी आपकी उबर सजेस्ट नहीं इस्तेमाल करती, तो आप उबर सजेस्ट यूज करता हूं बोले तो आपकी वैल्यू वहां पर कम हो गई, है ना? तो पहले रेप्यूटेड टूल्स के बारे में, क्योंकि जो पुराने हैं, जो शुरू से Ahrefs को यूज करते हैं, उनके पास ये असर होता है
कि उबर सजेस्ट को वो छोटा है, उसमें बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, ऐसी बात आती है, समझे। तो वैसी बात आई तो जो है जहाँ पर वो यूबर सजेस्ट को थोड़ा डिग्रेड करने वाले हैं, तो आप उसको यूज़ करते बोले तो आपको भी डिग्रेड करेंगे। तो मार्केट के जो टॉप है AHREF से, सेमरश है, उनका जिक्र करके उबर सजेस्ट का भी कर देना। नहीं, मगर मेरा टाइम ज़्यादा स्पेंड मैं इस पर करता हूँ। अच्छा, गूगल का जो है अपना एनालिटिक्स है, कंसोल है, और जब आपने ट्रेंड दिखाया तो ये सारे यूज करके भी तो काम कर सकते हैं ना। लेकिन ये तो बहुत कुछ- SEO टूल्स, हाँ, गूगल सर्च कंसोल खुसूसन, एनालिटिक्स जो है वो सर्च का नहीं है ना। सर्च कंसोल का आप नाम ले सकते हैं, ट्रेंड्स का नाम ले सकते हैं। मुझे अब तक भाई वो दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आया कि एनालिटिक्स और वो दोनों भाई अलग अलग गूगल चीजें सर्च हैं। कंसोल बस आपको गूगल से जो काम हो रहा है आपकी वेबसाइट पर आ रही है वो बताता है, और एनालिटिक्स क्या बताता है, आपकी वेबसाइट पर फेसबुक से कौन आए, इंस्टाग्राम से कौन आए, कितनी देर रुके, कब गए, ठीक है ना, कौन से पेजेस को क्लिक किए, वो तमाम चीज़ें एनालिटिक्स बताता। अच्छा, ठीक क्लियर। एक और चीज़ है, अभी आपने जैसे कहा ना कि आपको कोई वेबसाइट बताता है तो आप उसको पूरा खंगाल लेते हो, तो फॉर एग्जांपल आप बताएंगे मतलब क्या क्या आप देखते हो उसके अंदर? मैं देखो भाई वेबसाइट पे कांटेक्ट पेज है क्या, नहीं देखता हूँ, मतलब कांटेक्ट का फॉर्म, ऑप्ट-इन फॉर्म रहना या कांटेक्ट फॉर्म रहना, ठीक है। फिर होम पेज को जो है विजिट कर, URLs को देखता हूँ। अब जैसे देखो कल ही जो है एक साहब ने जो है उनकी वेबसाइट भेजी, कल या परसों, कि मेरी वेबसाइट है, थोड़ा जो है इसके बारे में। तो मैं देखा तो देखा उसमें कांटेक्ट फॉर्म नहीं था कहीं पर भी। एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि अपना फॉर्म होना चाहिए, हर कोई आपको कॉल नहीं कर सकता, ठीक है। रात के 2 बजे मैं आपकी वेबसाइट देख रहा हूँ, मैं आपको कॉल करूंगा, कल कॉल करेंगे बल्कि भूल जाऊंगा, 1 सेकेंड। हाँ, तो वो देखता हूँ मैं। फिर जो है उनके URLs देखता हूँ, और साथ में जो है नेक्स्ट चीज़ जो देखता हूँ कि जैसा उनके कोर्सेज का पेज था, रीड मोर लिखे हुए, और कहीं पर भी रीड मोर को जो है लिंक नहीं है, वही पेज रीलोड हो जा रहा है। तो वो चीज़ शुरुआत में तो होती है कि हम जो है एक खाका बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, हम उनके रीड मोर पे क्लिक ऑप्शन नहीं देते, वही नॉर्मल पेज को ही रीलोड कर देते हैं, आगे कोई पेज नहीं बनाते। तो वो भी चीज़ मैं देखता हूँ। और अगर वेबसाइट थोड़ी बड़ी हो तो मैं जो है साइट ऑडिट जो है SEO ऑप्टिमर बल्कि एक वेबसाइट है फ्री की है, मैं जो है सर्च क्या बोलते हैं वेबसाइट ऑडिट बोल के जो है SEO ऑडिट बोल के डालो, आपको शुरू में 1-2-3 वेबसाइट आएंगे। तो ऑप्टिमाइज से ऑप्टिमर है, SE ऑप्टिमर बोलकर, वो वेबसाइट पर आप वो वेबसाइट की लिंक डाल देंगे तो वो जो है पूरा खंगाल देगा। मैं तो खैर उबेर, सबमिट किए। हाँ, बिना सबमिट किए कि वो बता देगा कि ये वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप लोग इस्तेमाल करो। अच्छा है, देखो आपके क्वेश्चन करने से याद आया, क्योंकि मैं उबेर सजेस्ट है ना, तो मैं वहाँ पर डालकर ऑडिट कर ले रहा हूँ आजकल। पहले मैं इसको SEO ऑप्टिमर को यूज़ करता था, तो फ्री का जितना हिस्सा है मैं यूज़ कर लेता था, तो वो बता देगा कि पेज स्पीड बता देगा, और आपको जो है जो बटन्स लिंक्स वगैरह काम कर रहे नहीं कर रहे बता देगा, मेटा टैग्स यूज़ करे नहीं करे वो बता देगा, एक URL जो है ABCD में वो आपको रेटिंग दे देगा। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ आ रही शायद जाकर भाई, तो ये एक है। तो हम देखें कि मार्केट के जो पुराने टूल्स हैं उनका नाम पहले ले लें। हाउ डू यू अप्रोच कीवर्ड रिसर्च? तो कीवर्ड रिसर्च को आप अप्रोच कैसा करते हैं? तो आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं इतने दिन से, क्या है आपकी अप्रोच? तो आप जो है जब कोई कंटेंट लिखना सोचते हैं तो उस कंटेंट के जो है पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं कि ये वर्ड्स हो सकते हैं जो मैं यूज़ करूं। फिर उन ब्रेनस्टॉर्म वर्ड्स में से जो है सेलेक्टेड वर्ड्स के बारे में जो है आप SEO टूल्स को लेकर देख लेते हैं कि किस में हम रैंक कर सकते हैं, किस में रैंक नहीं कर सकते। उसमें से फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर कर उसके मुताबिक कंटेंट लिखते हैं। तो आप जो भी कर रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आपको बोलने आना। What is लिंक बिल्डिंग एंड वाई डज इट मैटर? लिंक बिल्डिंग क्या है और ये क्यों मैटर करती है? लिंक बिल्डिंग के बारे में पूरी टॉपिक गई है नहीं, कि रिलेशनशिप जितनी स्ट्रांग होगी, लिंक बिल्डिंग इज ए टोकन ऑफ ट्रस्ट, कि अगर कोई वेबसाइट आपको जो है लिंक दे रही है तो दे आर ट्रस्टिंग अस, और गूगल के पास ये ट्रस्ट की मैटर होता है, उसकी वजह से वो वेबसाइट रैंक होती है। व्हाट आर बैकलिंक्स? सेम बात लिंक बिल्डिंग में जो आई वही बैकलिंक में भी आ जाएगी। व्हाट इज पेज स्पीड एंड व्हाई डज इट मैटर? पेज स्पीड बोले तो वो कितना टाइम लेती है, अ वेबसाइट टेक दैट अमाउंट ऑफ टाइम द वेबसाइट टेक्स टू लोड,
ठीक है ना। और जो स्पीड, जो वेबसाइट फास्ट होगी तो वो उसका रैंक भी ज़्यादा होगा। रैंक ज़्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली है। डायरेक्टली नहीं है इसलिए नहीं है कि वेब पेज देर से लोड होगा तो आदमी आपकी वेबसाइट को छोड़कर दूसरी जगह चला जाएगा, है ना। तो लाजिम बात है आपका बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा, बाउंस रेट ज़्यादा हो जाएगा तो जो है आपके रैंकिंग पर असर पड़ेगा। व्हाट मेथड डू यू यूज टू रिडायरेक्ट ए पेज? 301 मेथड आता और आप कह देंगे कि आई यूज रिडायरेक्शन प्लगइन टू रिडायरेक्ट। नहीं, आजकल क्योंकि वर्डप्रेस पर हैं तो वर्डप्रेस का ही नाम ले लें, ज़्यादा बेहतर है। ये 301 302 हम AHREFs के बारे में देखिए वक्त सीखे थे। हाउ कैन यू डू SEO फॉर ए वीडियो? अच्छा क्वेश्चन है नहीं। वीडियो कैसे क्या करेंगे? तो वीडियो कैसे, खुसूसन यूट्यूब के वीडियोस कैसे आप जब SEO करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात आती आपके थंबनेल की, कि हम थंबनेल कैची बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है, आपने थंबनेल अच्छा बना लिया तो आपका टाइटल, टाइटल जो है आपके कंटेंट के बारे में हो और अच्छा हो। तीसरा आता डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो टाइटल की जो बात है वो डिस्क्रिप्शन में भी आना, सेम जैसा आप आपकी वेबसाइट पे कंटेंट लिखने के लिए करते। नेक्स्ट फोर्थ चीज है थंबनेल और ये चीज होगी। उसके बाद है टैग्स, टैग्स अप्रोप्रिएट यूज करना, जो टैग्स रैंक कर रहे हैं उन टैग्स को अपने उसमें यूज करना। फिफ्थ बात आ गई आपकी उसमें कि आपके दूसरे वीडियोस के लिए आप जो है एंड स्क्रीन में वीडियो देना और कार्ड्स लगाना जो आपके दूसरे इंटरनल लिंकिंग कर देना। ये थोड़ी चीजें हैं जो हम वीडियो के लिए SEO करेंगे। विच मेटा टैग्स मैटर? कौन सा मेटा टैग ज्यादा मैटर करता? मेटा टाइटल भी ज्यादा मैटर करता, मेटा डिस्क्रिप्शन भी करता। What is the difference between do follow and no follow and how are they used? Do follow बोले तो कहाँ है do follow करना? The no follow attribute tells search engines not to follow the outbound link that is being tagged. देखो मैं क्या करा, farhanbajrai.com से reachandgrow.com को लिंक दिया, यानी बैकलिंक दिया। तो अगर मैं जब बैकलिंक दूंगा तो मैं असल में होता क्या है, जब लिंक मिलती है तो सर्च इंजन मेरी वेबसाइट पर आया, farhanbajrai.com का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहां पर से एक उसको लिंक मिली। अगर उसमें डू फॉलो लिखे हुआ होगा तो सर्च इंजन के क्रॉलर्स जो होंगे मेरी वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर भी जाएंगे। अगर नो फॉलो लिखे हुआ रहेगा तो बताएगा कि बस मैंने ये बात तो यहां से ली, आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो नो फॉलो लिंक जो है बिल्कुल गए गुजरी होती है, डू फॉलो लिंक हमारे काम की होती है। Which SEO factors are not in your control? आपके कंट्रोल में कौन से SEO फैक्टर्स नहीं है, बताइए थोड़ा। ऑफ पेज SEO हमारे कंट्रोल के बाहर होता है ना, कि जब मैं बैकलिंक के लिए आपको रिक्वेस्ट करूं तो आप मुझे बैकलिंक देना जरूरी है? नहीं, आउट ऑफ माई कंट्रोल। मैं तरीके इस्तेमाल करूंगा, मैं जितना चाहूंगा वो तो नहीं कर सकता हूं। तो खुसूसन जब बैकलिंक्स है, ठीक है ना, गेस्ट पोस्टिंग है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हम 10 जगह दरखास्त करें, कहीं से कबूल हो जाए वो अलग चीज़ है ना। तो डायरेक्टली ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऑन पेज SEO तकरीबन हमारे कंट्रोल में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन SEO एंड SEM? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन SEM मैनेजमेंट। तो SEO जो होता है फ्री होता है, SEM जो होता है पेड होता है ना। तो ये SEM होता क्या है? अरे भाई गूगल एड्स वगैरह जो करते हैं ना अपन, वो व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव इन एन SEO रोल इन योर ओपिनियन? देखो अब आपसे ना ये क्वेश्चंस जो है ट्रिकी होते हैं कि व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड, कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए तो इफेक्टिवली SEO करने की। नहीं तो वो क्या है, तो सबसे पहली चीज तो जो है खोजी होना हो, क्या बोलते हैं आप, कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च बोले तो एक अच्छा खासा टाइम खर्च करना ना, तो वो बंदे के अंदर जो है एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, है ना। और खोजी को क्या कहते हैं, नहीं बिल्कुल जो है सर्च
क्या बोलते हैं, एनालिटिक्स में आ जाएगा, एनालिटिकल स्किल होने चाहिए उसके अंदर। और क्या हो सकते हैं, अटेंशन टू डिटेल, सॉरी, अटेंशन टू डिटेल। हाँ अटेंशन होनी चाहिए, डिटेल में जाने के लिए जो है अटेंशन, फोकस होना चाहिए, है ना। और टारगेट को जो है अचीव करने का जज्बा होना, डेडिकेशन नहीं, विदाउट डेडिकेशन। और भी चीज़ें देखिए, अलग अलग लोगों के भी आप जो है गूगल कर जो है सर्च कर सकते हैं, तो हो सकता है और जहन खुले तो वो टॉपिक्स। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक फॉर व्हेन डूइंग कीवर्ड रिसर्च, तो सबसे अहम चीज क्या है, यूजर की इंटेंट है ना, कि सर्चर की इंटेंट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कीवर्ड रिसर्च में, या वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, सर्चर इंटेंट। विच वेबमास्टर टूल डू यू यूज एंड वाई, तो कह दीजिए गूगल सर्च कंसोल को यूज करता हूं। वेबमास्टर टूल्स में कई को बोले तो फ्री है, और क्योंकि आज के ज़माने में जो है सबसे ज़्यादा रैंक का सबसे सर्च इंजन बोले तो गूगल बोले, ऐसा मसला है, इसलिए उसको यूज़ करता हूँ। और भी आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। व्हाट इज़ द गूगल्स प्रीफर्ड मेथड ऑफ कॉन्फ़िगरिंग ए मोबाइल साइट, तो मोबाइल साइट कॉन्फ़िगरिंग के लिए आजकल AMP आ रहा ना, वो है गूगल का प्रीफर्ड मेथड। तो वो अपनी साइट में कैसे करेंगे आपका? AMP का एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे। अच्छा, तो अपने ऑटोमेटिक सब ले लेगा। हाँ ऑटोमेटिक तो वो लेगा भी, साथ में AMP बोल के एक प्लगइन आता है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे तो जो है वो और थोड़ा अच्छे से हमको कर देगा। वरना आजकल आप दार्लूम की फ्रेंडलीनेस के लिए यही चीज करना पड़ेगा। हाँ नहीं, मोबाइल फ्रेंडलीनेस के लिए तो हमारी जो वेबसाइट होती है हमारी तो मोबाइल फ्रेंडली होती है, लेकिन AMP कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेटेड पेजेस हो जाएंगे वो, और ना उसमें जो ज़्यादा डिज़ाइनिंग है उसको ख़त्म कर आप देखे होंगे सिंप्लीफाइड वेब मोड में जाना है क्या बोल के दार्लूम की वेबसाइट पे आप गए तो पूछता है, तो सिंप्लीफाइड पेज बोलते क्लिक करते कि बिल्कुल सादा पेज आता, आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पढ़े ऐसा, तो पूरा वेबसाइट के लिए होता है या हर पेज के लिए बन जाता हूँ, वेबसाइट हो जाती है पूरी, समझिए। तो AMP कर लेंगे प्लगइन से तो हो जाएगा। वाई डू यू नीड टू नो अबाउट बैकलिंक्स टू कॉम्पिटिटर्स वेबसाइट, ये क्वेश्चन आ गया शायद। कॉम्पिटिटर की वेबसाइट के कौन से बैकलिंक से मालूम करना, कई को, तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो है कि जो मेरे कॉम्पिटिटर को बैकलिंक दे रहा, चांसेस है कि वो मुझे भी दे, है ना। और मैं उनको जाकर रिक्वेस्ट करूं, भाई आपने ये आर्टिकल को बैकलिंक दी है, देखो वो आर्टिकल जो है आउटडेटेड हो गया है, मेरा अपडेटेड आर्टिकल है, यू कैन हैव माय आर्टिकल एज ए बैकलिंक, तो चुरा सकते हैं उसके बैकलिंक्स को हम एथिकल वे में। व्हाट इज ए लिंक ऑडिट एंड व्हाई शुड यू डू वन, लिंक ऑडिट किसे कहते हैं और आप क्यों करना चाहिए, वही SEO ऑडिट और लिंक ऑडिट वही वन एंड दी सेम है जो अभी आपको ऑडिट के बारे में मैं बताया। व्हाट आर द मेजर गूगल अपडेट्स दैट हैव इम्पैक्टेड SEO, पांडा और पेंगुइन बोलकर जो दो अपडेट्स हैं जो SEO को इम्पैक्ट किए हैं, बड़ा धक्का लगा है। पहले क्या होते थे, ब्लैक हैट SEO बूम पर चलता था, तो गूगल ने देखा कि जो है कि चोरी चुरा के काम बहुत हो रहे हैं, तो उसने एक दो अपडेट्स लाए उसके, तो उससे जो है बहुत SEO पे इम्पैक्ट पड़ा। थोड़ा इसके बारे में गूगल आप लोग करें, कुछ समझ में ना आए तो पूछें मुझे ग्रुप में डालकर। व्हाट आर एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, वही अभी AMP के बारे में बात आई थी। सो हाउ डू यू स्टे अप टू डेट ऑन द नियर कांस्टेंट सर्च एल्गोरिथम चेंजेस, नहीं ये इंपॉर्टेंट ना जाकिर भाई, ये तो अपडेट करते रहता है उससे नुकसान होता है बोलकर एक ने बनाया था, देखो वीडियो, वो उसके ऊपर नहीं बनाया वीडियो, तो वो बोला था ना बंदा, और वो खुद SEO कर रहा है फिर। राइट, वो जो बंदा मैंने वीडियो आपको लिंक दिया था। हाँ, तो अब उसके बारे में एक सिंपल सी जवाब ये है कि जो है कि जो बड़े ब्लॉग्स हैं उनको फॉलो करेंगे जो SEO के बारे में लिखते हैं, जैसे सर्च इंजन लैंड है, सर्च इंजन जर्नल है, moz.com है, Ahrefs है, और खुद जो है गूगल सर्च इंजन के जो है SEO के अपडेट्स आते हैं ट्विटर पर, तो उनके गूगल सर्च इंजन के जो अपडेट्स वाले पेजेस है उनको फॉलो कर हम करते हैं। वो थोड़े नाम है, मैं आपको जो है वो नाम आपको याद दिलाना, ग्रुप में मैसेज करना, मैं वो थोड़े ट्विटर के पेजेस आपको दे दूंगा,
ताकि आप उनके नाम बता सकें। व्हाट आर दी सम कॉमन मिस्टेक्स यू हैव सीन इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो वही इससे पहले कॉमन मिस्टेक्स की बात थी, उसमें से एक दो मिस्टेक्स अगर आप किसी वेबसाइट पर देखे हैं तो आप उनके नाम जो है पर्सनलाइज कर कर बता देना। वो नॉर्मल क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है ना ऑर्गेनाइजेशंस को लगाकर, तो वो दो का ख्याल रखना। हाउ डू यूज कंटेंट मार्केटिंग फॉर एसईओ। कंटेंट मार्केटिंग को आप एसईओ के लिए कैसा इस्तेमाल करेंगे। तो भाई एसईओ के लिए तो कंटेंट जान है ना, एसईओ रीढ़ की हड्डी है, तो जान जो है कंटेंट है। तो कंटेंट मार्केटिंग को जो है हम ऑप्टिमाइज कर कर एसईओ के लिए यूज करेंगे। सॉरी ये नंबर आ गया था गलत से। हाउ डू यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग फॉर एसईओ। सोशल मीडिया मार्केटिंग को कैसे यूज करेंगे, ये जवाब आप सोच कर दे देना। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर कर जो है आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिक को भेजे, तो आपकी वेबसाइट जो है पे विजिट्स बढ़े। जैसे जैसा विजिट्स बढ़ते जाते वैसा वैसा जो है आपकी वेबसाइट का रैंक भी बढ़ते जाता। गूगल के लिए पुरानी होती। हाउ डू यूज सी एसईओ एंड पीपीसी वर्किंग टुगेदर टू इम्प्रूव रिजल्ट्स। इसका जवाब भी आ गया, क्वेश्चन अलग तरीके से आया है। व्हाट इज योर अप्रोच टू डेवलपिंग एन एसईओ स्ट्रेटेजी। ये क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको आप एग्जाम्पल से बात करना कभी भी कि एसईओ स्ट्रेटेजी डिपेंड करती है वेबसाइट पर, ठीक है ना, कंपनी पर, कि वो प्रोडक्ट्स बेच रही है या उसकी सर्विसेज है। तो वो हिसाब से जो है उनकी जो सर्विसेज है उसके हिसाब से हम एसईओ स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि वीडियो कंटेंट रहेगा या टेक्सचुअल कंटेंट रहेगा या वीडियो और टेक्सचुअल दोनों कंटेंट होगा। कैसे जो है हम अप्रोच करेंगे, तो मार्केट रिसर्च करेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसा काम कर रहे हैं, तो जो टॉप पर कॉम्पिटिटर है उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी को डिजाइन करेंगे। हाउ डू यू इवैल्यूएट वेब एनालिटिक्स टू मेजर एसईओ परफॉर्मेंस। ये गूगल एनालिटिक्स जो होते हैं, वेब एनालिटिक्स जो होते हैं, उसको आप कैसे इवैल्यूएट करते हैं। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, पीछे क्वेश्चंस का भी जवाब आ जाएगा उसमें, कि मैं एक नई वेबसाइट पर काम कर रहा हूँ जिसमें जो है हजारों पेजेस है। अब उस वेबसाइट का जो है गूगल पर नामो निशान नहीं था, बस उसके डोमेन नेम पर नाम आता था, उसके अलावा कौन सा रैंक कर रहा है मुझे नहीं मालूम था। तो मैं पहले क्या करा, गूगल सर्च कंसोल पर उसको सबमिट करा, एनालिटिक्स पर सबमिट करा। अब सर्च कंसोल पर सबमिट करने के साथ साथ जो है साइट ऑडिट करा, तो बाज जो है डेली बेसिस पर थोड़े यूआरएल्स, थोड़े कंटेंट को मैं उसके जो है थोड़ा साफ सुथरा कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो अब उसके बाद एक 2 दिन 3 दिन काम करने के बाद जो मुझे गूगल सर्च कंसोल पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो मेरे वेब पेजेस अब इंप्रेशंस जिसके आ रहे हैं, उनको जाकर मैं सुधार रहा हूँ। मसलन 11th पेज गूगल के 11th नंबर पर कोई है, तो वो वेब पेज को जो है सर्च कंसोल से मैं उस वेब पेज पर जा रहा हूँ, उसको एडिट कर रहा हूँ, उसके यूआरएल को दुरुस्त कर रहा हूँ, उसके इमेज को दुरुस्त कर रहा हूँ, उसके मेटा डिस्क्रिप्शन को दुरुस्त कर रहा हूँ। इस तरीके से वेब एनालिटिक्स को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी। तो आप देखिए कोई काम अच्छे से करे हैं तो उसको आप जो है बता देना, नहीं अपनी वेबसाइट के बारे में ही बता देना, दूसरी वेबसाइट के बारे में ना हो। वाई डू इंटरनल लिंक्स मैटर। इंटरनल लिंक्स मैटर क्यों करते हैं। तो इंटरनल लिंक्स मैटर इसलिए करते हैं कि हम सर्च इंजन को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे दूसरे कंटेंट के बारे में बताने के लिए, और जिस कंटेंट को हमारी तरफ से जो है इंटरनल लिंक्स ज़्यादा मिलेंगे उस कंटेंट की जो है ऑथोरिटी भी बढ़ेगी, तो इसलिए इंटरनल लिंक्स मैटर करते हैं। एक क्वेश्चन है भाई साहब जी, यहाँ इंटरनल लिंक देने से क्या हम वहाँ जो इंटरनल लिंक है वहाँ पर ये फॉलो वाला देंगे। हाँ हम जब देखो हाँ हम फॉलो वाला देंगे। हम जब भी जो है वर्डप्रेस पर किसी वेबसाइट को या अपनी वेबसाइट को लिंक दे लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फॉलो वाला जाता है। अगर आपको नो फॉलो वाला जाना है तो लिंक देने के बाद सेटिंग क्लिक कर कर जाकर नो फॉलो XYZ को क्लिक करेंगे तो नो फॉलो होगा। हम तो फॉलो वाला देंगे अपनी वेबसाइट को। व्हाट इज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी का आगे DA बोलकर है, वहां पर जवाब आ रहा है।
हाँ, यहाँ पर आ गया डोमेन अथॉरिटी का गलती से। डोमेन अथॉरिटी इज ए सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप बाय moz.com है ना, उन्होंने डेवलप करे, दैट प्रेडिक्ट्स हाउ लाइकली ए वेबसाइट इज टू रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ये भी 0 से लेकर 100 तक होती है, जितना डोमेन अथॉरिटी का नंबर ज़्यादा होगा उतनी सर्च इंजन में उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, हाउ डू यू सी SEO चेंजिंग इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, एक सेकंड ठहर जाओ भाई। जी भाई, तो डोमेन अथॉरिटी जो है ये moz.com वाले ने डेवलप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू सी SEO चेंजिंग इन द नियर फ्यूचर। देखो सब जने कह रहे हैं SEO इज डेड 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 डेड। भाई, ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट टू बी विजिबल इन सर्च इंजन, जितना सर्च इंजन का यूसेज बढ़ेगा SEO का जो है फ्यूचर बढ़ेगा। तो ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि SEO की मार्केट डाउन होने वाली है। तो SEO का जो है फ्यूचर भी बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा अलबत्ता। ठीक है, तो ये थोड़े SEO के क्वेश्चंस थे। बेस्ट ऑफ लक विथ योर फ्यूचर। यहाँ पर हम इसको रोकते हैं। इसके अलावा भी जो है आप गूगल करें, तमाम चीज़ों को सर्च कर कर जो है SEO क्वेश्चंस जो है SEO इंटरव्यू क्वेश्चंस बोलकर गूगल करें, कर कर जो है आपको बहुत से वेबसाइट्स मिलेंगे जहाँ पर 100-150 क्वेश्चंस एक जगह होंगे आंसरों के साथ। तो आप जो है उनके क्वेश्चन को देखें, आंसर को देखें, उनके पास समझ में नहीं आया तो वो क्वेश्चन को कॉपी कर कर गूगल पर सर्च करें, और 1 से 2-3 वेबसाइट को जिसमें हम आसान ज़बान में, आम फहम ज़बान में हम समझ भी सकें और इंटरव्यू के वक्त हम उसको बयान भी कर सकें, वैसे जवाब ढूंढें। बस मेरे ये वीडियो सुन लेने से आपको कुछ भी काफ़ी नहीं होगा, एक आइडिया हो जाएगा, लेकिन आप जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। हो सकता है तो बेस्ट टॉप 50 SEO इंटरव्यू क्वेश्चंस या SEO इंटरव्यू क्वेश्चंस बोलकर आप जो है जो अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत के आपकी ज़बान में आंसर्स को जो है आप अपनी अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर लें। लर्न, डू, देन राइट। पहले 1 से 2-3 वेबसाइट पर एक क्वेश्चन का आंसर पढ़ लो, फिर उसको अपनी ज़बान में लिखो, लिखकर अपनी वेबसाइट पर पोस्ट कर लो। तो ये तरीके से क्या होगा कि आप जो है अच्छे से कर सकेंगे। या आपका यूट्यूब चैनल है तो जो है एक एक क्वेश्चंस को या 5-5 क्वेश्चंस का जो है वीडियो भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी क्लासेस का इंशाल्लाह इख्तिताम करते हैं। आपको अभी भी फ्यूचर में जो भी डाउट्स हो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन हो तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर होगा, तो वो हिसाब से क्वेश्चन टेक्सचुअल हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।